हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना साइकोलॉजी का 27वां चैप्टर करेंगे। अभी तक हमने साइकोलॉजी के सारे डिफरेंट स्टेप्स देखे कि आइडेंटिफाई कैसे करना, प्रोसेसिंग कैसे करना, स्टेनिंग कैसे करना। अब हमें देखना है क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि आपने देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं साइकोलॉजी में और मेडिकली इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारी जो क्रिटिकल इलनेस या डिजीज है वो हम साइकोलॉजी से ही डिस्कवर करते हैं। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन। साइटोपैथोलॉजी में क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये इंश्योर करता है कि जितनी भी लैब रिपोर्ट्स निकलें उनमें एक एक्यूरेसी हो, रिलायबिलिटी हो। मल्टीपल प्रैक्टिस होती है इसमें, रिपोर्ट रिव्यू, केस डिस्कशन, स्पेसिफिक कोरिलेशन, जो इसको इंश्योर करता है। ठीक है, क्या मेन मेथड्स हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम करते हैं? सबसे पहला, लेबोरेटरी डायरेक्टर। हर लेबोरेटरी का एक डायरेक्टर होता है जो एक एमडी पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि उस लेवल पे पहुंच के ही साइटोपैथोलॉजी का वो एक्सपर्ट बन पाता है और उसी की गाइडेंस में पूरी लैब चलनी चाहिए। सेकंड, एक अच्छा साइटोटेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए, यानी कि जो बंदा नॉर्मली सैंपल लगा रहा है, लेफ्टी लगा रहा है, आरएफटी लगा रहा है, वो साइटोलॉजी की स्लाइड्स नहीं बनाएगा। साइटोलॉजी की स्लाइड्स वो डेडिकेटेड पर्सन बनाएगा जो इस काम में एक्सपर्ट है और वो पूरा दिन यही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। थर्ड है लेबोरेटरी सेटअप। लेबोरेटरी साफ होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, जितना फर्नीचर रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, लाइटिंग और वेंटिलेशन सब अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन, देखिए हम मेनली अल्कोहलिक और टॉक्सिक मटेरियल के साथ लैब में काम करते हैं। हमारा फॉर्मलिन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल हो गए, ज़ाइलिन हो गए, ये सब रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो हमें आग का या इन्फेक्शन का खतरा बचा के रखना है उसको। ठीक है। इक्विपमेंट, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, मतलब साइटोलॉजी की जान ही माइक्रोस्कोप होती है और उसके बिना उसका कोई एंड नहीं है। तो एक अच्छी क्वालिटी की बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। अब तो टैब वाली भी आ गई है कि उस पर टैब लगा होता है, नीचे जैसे से आप स्लाइड तैयार करके लगाएंगे तो ऊपर वो डिटेल में दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिन कलेक्शन। स्पेसिफिन कलेक्शन का एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और थियोरेटिकल पॉइंट है जो आपको लॉजिकली याद नहीं होगा। सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर की रिक्वेस्ट पर करेक्ट मेथड से लिया हुआ सैंपल ही एक्सेप्ट होगा। देखिए जनरली होता क्या है, पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है और हिंट देता है, तो डॉक्टर को एक अंदाजा लग जाता है कि भाई इस मरीज को ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस रेंज की हमें टेस्टिंग करानी है। जो ब्लाइंड टेस्टिंग आती है उसमें आपको नहीं पता होता क्या क्या इन्फेक्शन है। हो सकता है उसमें HIV का इन्फेक्शन हो, HS, हेपेटाइटिस A, C हो। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जो डॉक्टर ने रेफर किया है इन्वेस्टिगेशन, उसी पेशेंट को लें। स्लाइड पे पेशेंट और स्टेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी है। वेट होने पर तुरंत फिक्स कर देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था, पापिनिकुलाउ स्टेन, वही यूज होता है। तो वेट पे हमें सैंपल को फिक्स करना है, स्लाइड को, पापिनिकुलाउ स्टेन यूज करना है। अच्छा, वर्कलोड रेगुलेशन। वर्कलोड रेगुलेशन में क्या होता है कि जो एक साइटोटेक्नोलॉजिस्ट है वो मैक्सिमम 100 स्लाइड से ज़्यादा ना देखे एक अपनी 8 घंटे की शिफ्ट में, क्योंकि फटीग भी एक चीज़ होती है। बंदा देखे जा रहा है, फिर वो एक अंदाजे से काम करने लगता है। और साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट एस्टिमेशन, इट इज ऑलवेज अबाउट एक्यूरेसी। यहाँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि आप देखो ना, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रहे हो, मतलब इतना छोटा स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर भी आप न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में घुसे हुए हो, तो वहां अंदाजा नहीं काम करेगा। एक और पॉइंट है साइटोलॉजिक टर्मिनोलॉजी। जितने भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो वजाइनल सैंपल्स बेथेस्डा सिस्टम से इंटरप्रेट होने चाहिए। देखिए बेथेस्डा सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि जब ये साइंटिस्ट पापिनिकुलाउ ने वजाइनल स्मीयर, पेप स्मीयर के लिए वो निकाला था प्रोसीजर, तो इसमें गाइडलाइंस नहीं थी। तो बेथेस्डा सिस्टम एक तरह के मानक हैं जो बनाए गए इस टेस्टिंग को लेके, कि इस टेस्टिंग में जो रिपोर्ट बनेगी, जो डायग्नोसिस आप बनाओगे, उसके बाद फिक्स गाइडलाइंस हैं। ठीक है ना, और वो बहुत डिटेल में बनाई गई है एक एक चीज को लेके। तो वजाइनल सैंपल्स के लिए बेथेस्डा सिस्टम ही बेस्ट रहता है, उससे पेशेंट को भी आसानी रहती है और रिपोर्ट में भी एक्यूरेसी आ जाती है। रिकॉर्ड कीपिंग, हर सैंपल का रिकॉर्ड और एक्सेक्शन नंबर होना चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर जगह डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहते हैं। और आप जानते हो कि अगर ठीक भी मेमोरी का कंप्यूटर है तो उसमें बहुत सारा डेटा आ जाएगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेगेटिव गायनेकोलॉजी स्लाइड्स जो होती हैं वो 5 साल तक आपको रखनी चाहिए। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मान लीजिए किसी पेशेंट की स्क्रीनिंग हुई, ठीक है, स्क्रीनिंग हुई और आपने उसको पेप्समियर लगाया और नेगेटिव आपने रिपोर्ट दे दी कि नहीं कोई उसमें मैलिग्नेंसी कैंसरस प्री कैंसरस लीजन्स नहीं है, ठीक है, कैंसर से होने पाने के, और 1 साल में उसको हो गया, तो आपके लिए लीगली बहुत इशू आ जाएगा क्योंकि आपने तो नेगेटिव स्क्रीनिंग करा था। तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा कि आप अपनी सैंपल दिखाओ, आप रिपोर्ट दिखाओ, आपकी रिपोर्ट में नहीं कैसी है, और लीगल एक्शन भी वो ले सकता है। इसलिए 5 साल तक आपको रखनी है उनको। सेकंड, एफएनएसी विद एबनॉर्मलिटी। देखिए मैंने आपको बताया था एफएनएसी मेनली ट्यूमर, ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो इसका रिकॉर्ड 10 साल तक आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कई बार चलेगा। तो आपके पास अपना एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने जो रिपोर्ट डायग्नोसिस करी थी उसमें मैंने ये रिपोर्ट दी थी और इस बेसिस पे दी थी। ठीक है, हमारा चैप्टर एक कंप्लीट हो गया। कुछ जो है समरी हम देख लेते हैं इसकी। फिक्सेशन जब तक स्पेसिमेन वेट हो तब तक रिकमेंडेड है, यानी कि स्पेसिमेन हमारा जब वेट है उसको तुरंत ही फिक्स कर देना चाहिए। एक बार वो ड्राई हो गया तो वो बेकार हो जाता है। स्टेनिंग सोल्यूशन जो है वो टाइम स्टैम्प्ड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने कितने बजे स्टेन किया, कौन सी तारीख थी, पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी है। ठीक है, गायनिक और नॉन गायनिक सैंपल्स का कंटेमिनेशन अवॉइड करो। ठीक है, इसमें ये आता है कि जो हमारे वजाइनल सैंपल्स हम पे आते हैं उनको हमें सेपरेट रखना है बाकी सारे सैंपल से, क्योंकि उससे उन दोनों में आपस में रिएक्शन होना, एक डिजीज का इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा चांसेस उसके रहते हैं, तो हमें उसको अलग रखना होता है। स्लाइड एवोल्यूशन से फटीग ना हो इसलिए वर्कलोड लिमिट में रखना चाहिए। और सारा ही जो आपका स्टाफ है पैथोलॉजी का उसका वर्कलोड इतना नहीं होना चाहिए कि वो एक टाइम पे अंदाजे से काम करने लगे। ठीक है, तो हमारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल से लैब का रिजल्ट डिपेंडेबल बनता है, यानी कि जितनी आप क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे उतनी आपकी गुडविल बनेगी मार्केट में कि हाँ ये लैब मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है, सैंपल कलेक्शन से लेके रिपोर्ट लिखने तक हर स्टेप में गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हर चीज़ के मानक बने हुए हैं और वो मानक आपको पूरी तरह फॉलो करने हैं, तभी आप एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएंगे। बेथेस्डा सिस्टम पे हमने डिटेल में बात करी ली कि इसके मानक डिटेल में दिए गए हैं जिससे कि इसका यूनिवर्सल इंटरप्रिटेशन हो पाए, क्योंकि मेनली वजाइनल जो स्मीयर आएगा वो मैलिग्नेंसी के लिए आएगा, कैंसर के लिए आएगा। और आपको पता है कैंसर अब 1 to 100 के स्केल पे हम उसको डिवाइड करते हैं, तो उस स्केल पे कहाँ हमारा सैंपल है, ये बेथेस्डा सिस्टम से ही निकल के आएगा। और जितने भी क्रिटिकल आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं उनको आपको हमेशा स्लाइड की फॉर्म में प्रिजर्व करके रखना है और कंप्यूटर में उसका डेटा मेंटेन करना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट किया, तो जो आपकी नॉन नेगेटिव स्लाइड है या जो नॉर्मल रिजल्ट्स आए हैं वो सबको आप फेंक दो, लेकिन कैंसर की स्लाइड आपको प्रिजर्व करके रखनी है क्योंकि पेशेंट इसको रेफरेंस के लिए यूज करेगा। मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि जितनी ये बड़ी बीमारियां होती हैं इनकी मैक्सिमम 1 या 2 बार इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें आपकी रिपोर्ट बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू।